अर्चना एक सुंदर लेकिन अनजान जंगल में खड़ी थी। हर दिशा में हरियाली थी और हवा में कोई रहस्य छुपा था। ये तो बड़ा ही सुंदर जंगल है, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गई? तभी एक रंग बिरंगा पक्षी उड़ता हुआ उसके पास आ पहुंचा। उसकी आंखें चमक रही थीं। बहुत जल्दी नियति हम दोनों को मिलाएगी। एक बात याद रखना, मैं वास्तव में अस्तित्व रखता हूँ। इस बात को कभी नहीं भूलना। जब भी तुम्हारे मन के अंदर वीरता जागेगी और दूसरों के लिए प्रेम जागेगा, मैं तुम्हें सपने में बताऊंगा कि मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा। मुझे तलाशना। इतना कहकर पक्षी रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गया। और अचानक अर्चना की आंख खुल गई। नींद से जागने पर अर्चना का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो दौड़कर अपनी माँ के पास चली गई। माँ, मैंने एक अजीब सपना देखा। उसमें एक पक्षी था। एक तो वैसे भी जमींदार ने तुम्हारे पिता का जीना हराम कर रखा है, और ऊपर से तुम ये उल्टे सीधे सपने देख रही हो। ये महज एक सपना है और कुछ नहीं। राधा रोटियां और सब्जी एक बर्तन में रखती है। जा, जाकर अपने पिताजी को खाना दे। बेचारे सुबह से खेत में मेहनत कर रहे हैं। अर्चना चुपचाप खाना लेकर खेत पहुंच गई। आ अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। आजा 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 आजा। जैसे ही बलराम ने पहला निवाला तोड़ा, जमींदार और उसका गुर्गा अंगद वहां पहुंच गए। ए बलराम, मैं तुझे 3 बार चेतावनी दे चुका हूँ, लेकिन मेरे 3 बार चेतावनी देने के बाद भी तू अपना खेत खाली नहीं कर रहा। देखो जमींदार, मैं थोड़े से कर्ज के लिए अपना खेत वेत नहीं खाली करूंगा। इसी खेत पर हल चलाकर धरती का सीना चीरकर मैं अनाज उगाता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। ए, अगर इतना ही अपने जमीन से प्यार था तो काहे को लिया जमींदार से कर्ज? और अगर कर्जा लिया है तो चुका काहे नहीं देते हो? अरे मैंने केवल थोड़ा सा कर्ज लिया था और जमींदार उस पर भारी ब्याज पे ब्याज लगा रहा है, जो कि एक सरासर धोखा है। ए, मैं तुम्हें केवल 3 दिन का समय देता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर खेत खाली नहीं किया तो फिर मैं अंगद को खुली छूट दे दूंगा। और तुम जानते हो कि अंगद हड्डी पसली तोड़ने में कितना माहिर है। जमींदार और अंगद वहां से चले गए। बलराम थककर जमीन पर बैठ गया। अपने पिता की हालत देखकर अर्चना का हृदय भर आया। पिताजी, हिम्मत मत हारिए। जमींदार न जाने कितने वर्षों से गांव वालों पर अत्याचार कर रहा है। आपको गांव वालों को जागृत करना चाहिए। आपको अपना मुद्दा मुखिया जी के सामने रखना चाहिए। आखिरकार वो गांव के मुखिया है। हाँ, तू कहती तो ठीक है अर्चना। अगले दिन बलराम मुखिया के घर पहुंच गया। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। जमींदार बहुत थोड़े से कर्ज पर बहुत भारी ब्याज लगाकर मुझसे मेरा खेत छीन रहा है। अब भला इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूँ बलराम? तुम तो जानते हो कि एक बार मैंने भी जमींदार से कर्ज लिया था, जो कि समय पर चुका दिया। लेकिन इसके बाद भी उसने बेईमानी से मेरे पूर्वजों का कुआं हड़प लिया, और उसके बाद उसने धीरे धीरे करके गांव के सारे कुओं पर अपना अधिकार जमा लिया। अब तो वो किसानों से कुएं से पानी निकालने पर भी धन वसूलता है। बताओ भला क्या कहूं मैं? अरे तो उसकी मनमानी ऐसे कब तक चलेगी मुखिया जी?
पूरा गांव ही उसका गुलाम बन चुका है बलराम। बलराम मुखिया के द्वार से निराश लौट आया। उसके चेहरे पर थकावट और आंखों में बेचैनी थी। लगता है जमीन आपके हाथ से निकल ही जाएगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जमींदार मेरी जमीन के पीछे क्यों पड़ा है, जबकि सारा गांव जानता है कि मेरी जमीन दूसरों की जमीन के मुकाबले बंजर है। मैं बड़ी मुश्किल से हल चलाकर उससे जैसे तैसे तो अनाज उगाता हूँ, फिर इस जमींदार को इस बंजर जमीन में क्या लालच है? वो तो जमींदार ही जाने, लेकिन गांव वालों को आपका साथ देना चाहिए था। तभी अर्चना, जो दोनों की बातें सुन रही थी, एकदम से बोल उठी। पिताजी, जब जमींदार ने और गांव वालों की जमीनों पर बेईमानी से कब्जा किया था, तब आपने भी तो कभी आवाज नहीं उठाई। अब जब आपकी जमीन जा रही है, तब आपको बुरा लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा। बलराम स्तब्ध रह गया, जैसे अर्चना ने उसकी आत्मा को आईना दिखा दिया हो। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो बेटी। जब दूसरों के ऊपर मुसीबत थी तो शायद तब मैं आंखें मूंदे बैठा था। अब जब खुद पर आई है तब समझ में आ रहा है कि जब अपने पूर्वजों की जमीन जाती है तो कैसा लगता है। तभी अर्चना की दादी ने उसे अपने पास बुलाया। कल तेरी माँ बता रही थी कि तुझे सपने में एक पक्षी दिखाई दिया था। हाँ दादी, और जब मैंने माँ से इस बारे में बात की तो वो तो गुस्सा हो गई। अब मुझे ध्यान से बताना कि उस पक्षी ने सपने में तुझसे क्या कहा। उसने कहा कि जब मेरे मन में दूसरों के प्रति प्रेम जागेगा, तब वो सपने में आकर मुझसे मिलेगा और बताएगा कि वो कहाँ है। फिर मुझे उसे ढूंढना होगा। ये सुनते ही दादी की आंखों में चमक आ गई। वो पक्षी सही कह रहा है। वो पक्षी वास्तव में अस्तित्व रखता है। शायद तू नहीं जानती, वर्षों पहले हमारे पूर्वजों में एक वीर हुआ करता था। नाम था आदित्य। एक रात आदित्य खेत में अकेले काम कर रहा था। चांदनी में भीगी मिट्टी और पसीने में डूबा उसका चेहरा। तभी आकाश से रंग बिरंगी किरणों की लहरें उतरी और उसके बीच से एक जादुई पक्षी प्रकट हो गया। ये क्या है? हाँ, डरो मत। मैं एक जादुई पक्षी हूँ जो विचित्र जादुई जंगल से आया हूँ। देखो, मेरे पीछे एक राक्षस पड़ा है। वो मेरी बलि लेकर अमर होना चाहता है। कृपया करके मेरी रक्षा करो। भाई, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो खुद ही एक साधारण किसान हूँ। खुद पर भरोसा करो मनुष्य। इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर प्राणी मनुष्य ही है। राक्षस और शैतान मनुष्य के आत्मविश्वास के आगे कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक की मदद करूंगा। वो कभी गरीब नहीं होंगी, लेकिन तब तक जब तक उनके भीतर लालच न जागे। ओह, और अगर मेरी संतानों में से किसी में लालच या क्रूरता आ गई तो? तभी एक भारी धमक के साथ राक्षस वहां आ पहुंचा। बिना डरे आदित्य राक्षस की ओर बढ़ा, अकेला, निहत्था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा। ये मनुष्य, अरे, ये तो बहुत बहादुर है। इसके भीतर कोई चमत्कार है। राक्षस ये कहता हुआ वहां से अदृश्य हो गया। पक्षी ने उड़कर आदित्य के सिर पर चक्कर लगाया और बोला, तुमने मेरी रक्षा की है। अब से तुम खेतों में काम नहीं करोगे। अब से तुम इस गांव में राजाओं की तरह राज करोगे। फिर क्या हुआ दादी?
फिर आदित्य बहुत अमीर हो गया। कई पीढ़ियों तक हमारे पूर्वजों का गांव में वर्चस्व रहा। लेकिन एक दिन किसी